हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था कि किस तरीके से हमारे देश में क्या क्या लॉज ये ब्रिटिशर्स लेकर के आ रहे थे और कैसे हमारे देश के लोगों को उनसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर प्रोटेस्ट हो रहे थे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी और कई सारे लॉस के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था ये यहाँ से। अ नेशन इन द मेकिंग, तो नेशन होता है देश। नेशन इन द मेकिंग का क्या मतलब हुआ कि देश बन रहा है। देश तो पहले भी था पर वो बहुत ज़्यादा बटा हुआ था कैसे? लोगों में, लोगों की सोच में। अब देश को इकट्ठा करके किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा वो है। ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस जो है वो पहले 20 ईयर्स में, पहले 20 सालों में मॉडरेट थी अपने ऑब्जेक्टिव्स में और अपने मेथड में। वो डिमांड करती थी कि भाई हमें ज़्यादा आवाज़ दो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों की बातें सुनी जाएं। वो इनिशियली जो कांग्रेस थी, कब स्थापना हुई थी कांग्रेस की? कांग्रेस बनाई गई थी 1885 में। तो 1885 से लेकर के 1905 यानी कि 20 साल तक इसको मॉडरेट फेज कहा जाता है। मॉडरेट का मतलब होता है जो मतलब बीच का रास्ता अपना करके चलते हैं, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा कुछ वॉयलेंट सी डिमांड करेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा लोग कुछ बीच का रास्ता निकालते हुए कि भाई उनकी भी थोड़ी मानी जाए और सरकार भी ज़्यादा नाराज़ ना हो। इस तरीके की बातें सिर्फ कांग्रेस तब किया करती थी। कांग्रेस चाहती थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और उनको ज़्यादा पावर दी जाए, जो कि पहले दी जाती थी उससे ज़्यादा। और प्रोविंसेस, देखिए क्या था ना, जैसे आज हमारे देश में राज्य हैं, फिर राज्य के बाद उसमें ज़िले हैं, है ना, फिर ज़िले के बाद उसमें और छोटे छोटे शहर आ जाते हैं, फिर गांव आ जाते हैं। तो इस तरीके से पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो प्रोविंसेस हुआ करती थी, है ना। तो काफ़ी सारी प्रोविंसेस आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? स्टेट्स मान लीजिए, तो काफ़ी सारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी। देखिए लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जहाँ पर लॉ बनाने का या फिर कानून बनाने का काम किया जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ प्रोविंसेस में तो उस समय पर थी, कब? जब अंग्रेज हमारे देश में थे, और कुछ जगहों पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। तो कांग्रेस वाले चाहते थे कि भाई हर जगह जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ पर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ और वहाँ पे इंडियन लोग भी होने चाहिए और इंडियन लोगों की वहाँ पर बात सुनी जाए। ये चाहते थे कांग्रेस वाले कि इंडियंस को हाई पोजीशंस दी जाए गवर्नमेंट में। और जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, जो कि आज आईएएस के एग्ज़ाम से जाना जाता है, वो इंडिया में भी हो, लंदन के साथ साथ उसमें उसका एग्ज़ाम इंडिया में भी होना चाहिए। और इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट दैट टाइम वाज मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट। तो इसमें इंडियनाइजेशन का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसमें इंडियन लोग भी बैठे, ऊंचे ऊंचे पदों पर इंडियंस भी होने चाहिए, ये था इंडियनाइजेशन। और पहले क्या था? मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो का मतलब वन होता है, तो मोनोपोली का मतलब हुआ कि भाई अंग्रेज जो है सिर्फ अंग्रेज ही ऊंची पोजीशंस पर बैठ पाते थे। और रेसिज्म इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि एक तरीके के दिखने वाले लोग क्या होते हैं, एक रेस के होते हैं। जैसे वो लोग वाइट रेस के थे, गोरे थे, और इंडियन के जो स्किन का कलर होता है वो कुछ ब्राउन सा होता है ना। तो वो भेदभाव किया करते थे। तो कांग्रेस चाहती थी कि भाई जो ऊंची पोजीशन है उसमें इंडियंस को भी जगह दी जाए। तो ब्रिटिश जनरली एज्यूम करते थे कि इंडियन जो हैं वो ऐसी पोजीशंस पे नहीं बैठ सकते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं उनको मेजर पार्ट या फिर जो दी जाती थी मेजर चीज़ें, जैसे कि इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेंगे? अंग्रेज लेंगे। और ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। वेल्थ क्या होता है? देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब इन्होंने, हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने समझाया था कि इंडिया का पैसा जो है वो ड्रेन हो करके, बह करके इंग्लैंड में जा रहा है। कैसे? क्योंकि सारी की सारी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे तो अंग्रेज बैठे हुए हैं और पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? इंडिया से कमा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस वाले चाहते थे कि भाई बड़ी पोजीशंस में इंडियंस को बैठाया जाए। सेपरेट हो जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड रिपील द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्म्स एक्ट यानी कि इंडियंस को भी जो है हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए, और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कानून बना रहा है और जो जजेस हैं, इन दोनों को अलग अलग किया जाए और लोगों को बोलने की आज़ादी हो। कांग्रेस जो है उसने काफ़ी सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ भी उठाए, जैसे कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे देश में गरीबी आई है, फेमीन्स आई हैं यानी कि भुखमरी आई है, लैंड रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा है ना।
और इरिगेशन वगैरह हमारे देश में अच्छे से नहीं होती है। और कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई जो रेवेन्यू है, कर है, इसको कम करो, जो मिलिट्री पे आप लोग एक्सपेंडिचर करते हो, मिलिट्री पे खर्चा करते हो, वो कम करो, और लोगों को खेतों की सिंचाई के लिए ज़्यादा पैसा दो, जो इंडियन लेबरर्स बाहर जाते हैं उनका ध्यान रखा जाए, सॉल्ट टैक्स हटाए जाएँ, है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मांगी जा रही थी। ये शो करता है कि डिस्पाइट जो है ये कांग्रेस एजुकेटेड एलीट्स की बॉडी थी, उसके बाद भी ज़मींदार इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी तो बात करती थी, बट लोगों के लिए भी ये बात करती थी। मॉडरेट लीडर्स चाहते थे डेवलप करना पब्लिक अवेयरनेस कि भाई अंग्रेज़ जो हैं वो गलत हैं, ये लोग सही नहीं हैं, ये लोगों तक बात पहुँचाने का काम स्टार्टिंग में कांग्रेस ने मेनली किया था। वो ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी स्पीच से, काफ़ी इनके बारे में लिखते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स के बारे में लोगों को ब्रिटिशर्स की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते थे और लोगों की फीलिंग्स को जगाने की कोशिश करते थे कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1890s आते आते काफ़ी सारे जो इंडियंस थे उन्होंने ये क्वेश्चन रेज करना शुरू करा, स्पेशली कांग्रेस स्टाइल में, मतलब जैसे कांग्रेस था उसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग उठ करके आने लगे। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में काफ़ी लीडर्स आए, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इनको क्या कहा जाता था? लाल, बाल, पाल, ठीक है। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कांग्रेस की नीतियों से थोड़ा और हट करके इन्होंने और जोर शोर से कहते हैं कि आगे आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था मॉडरेट्स को कि भाई ये तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स है, भाई आप तो सिर्फ प्रेयर करते रहते हो अंग्रेज़ों के सामने, सिर्फ विनती करते रहते हो कि भाई ये कर दो वो कर दो, अंग्रेज़ करते वर्ते तो कुछ है नहीं। एंड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो भाई ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है इनको, किनको? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इनको कहा जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट थे। और ये कहते थे कि हमारे देश के लोगों को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं हम उनका इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ें हमारे देश के लोगों को ज़रूरत है वो सारी हमारे देश में बननी चाहिए, बाहर से नहीं आनी चाहिए। और हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब है देश को आगे उठाने के लिए काम करना चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ये लोग एम्फेसिस करते थे, है ना। अब they argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government। ये लोग कहते थे कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ताकत पर, और गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करेगी ये सब नहीं सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कौन? यहाँ पर गवर्नमेंट अंग्रेजी सरकार है, अभी वाली नहीं। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। स्वराज का मतलब यहाँ पर था कि सेल्फ रूल, हम खुद को खुद से रूल करेंगे, कोई बाहरी ताकत आकर के हम पे रूल नहीं करेगी, ये था स्वराज। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज़ादी जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये जो स्लोगन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रेस किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इस पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में वायसरॉय कौन था? बंगाल का कर्जन, और कर्जन ही रिस्पॉन्सिबल था बंगाल के पार्टीशन के लिए। तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोविंस था, एक मतलब आप समझ लीजिए उस समय पर 1905 में जितना बड़ा बंगाल था ना, उतना बड़ा तो खुद ब्रिटेन भी नहीं था। ब्रिटेन भी बंगाल से उस समय पर छोटा था, क्योंकि बंगाल पे जो आज का बंगाल है उसमें बांग्लादेश भी था, यूपी का बहुत सारा पार्ट था, असम का बहुत सारा पार्ट था, उड़ीसा का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मतलब बहुत ही बड़े एरिया में उस समय पर बंगाल था। तो काफ़ी सारे बिहार, उड़ीसा वगैरह के पार्ट इसमें इंक्लूड होते थे। ब्रिटिश ये कहते थे कि भाई बंगाल को हमें डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगी, मतलब हमारे लिए काम करना आसान होगा, क्योंकि बंगाल तो बड़ा है। बट क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ये बिल्कुल सही था? देखिए कन्वीनियंस क्या रिप्रेजेंट करती थी? इंडियंस के लिए तो कोई कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस कुछ थे ही नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ ये लोग ख़राब ही कर रहे थे। तो ये लोग क्या करना चाहते थे और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द बिजनेसमैन। तो भाई बंटवारा करने के लिए जो ब्रिटिशर्स जो थे इनका ही कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद द असम। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो ईस्ट बंगाल, सपोज करिए जैसे कि ये बंगाल है, तो इधर वाला जो पार्ट है वो ईस्ट बंगाल था, इधर पार्ट मतलब पहले पूरा बंगाल था, फिर ये ईस्ट बंगाल कर दिया और ये वेस्ट बंगाल कर दिया, जो आज का वेस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल जो आज का है मतलब उस समय का था, आज वो बांग्लादेश है ना। तो इधर इस तरफ असम था, तो ईस्ट बंगाल को असम के कुछ एरिया से जोड़ दिया गया, है ना। और
Perhaps the main motive were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. तो देखिए मेन जो रीज़न था ना वो इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस नहीं था. मेन रीज़न था कि जो बंगाल था ना वो पॉलिटिकल हब बन चुका था. जो भी रिवॉल्यूशनरीज निकल के आ रहे थे ना वो सारे बंगाल से आ रहे थे. बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आग भड़क रही थी, तो उन्होंने सोचा हम कर देते हैं बंगाल का बंटवारा. लोग अलग फील करेंगे तो शायद ये मूवमेंट भी दब जाए. तो इन्होंने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया. इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्सा हो गए थे. अब देखा कि पार्टीशन करें, बंगाल का बंटवारा करें, तो लोग गुस्सा हो गए. सारे के सारे जो कांग्रेस के सेक्शन थे, चाहे वो मॉडरेट हो, रेडिकल्स हो, दे मे बी कॉल्ड ऑप्रेस्ड. तो उन्होंने कहा कि भाई ये अपोज्ड इट, कि भाई ये चीज़ तो गलत है, आप बंटवारा तो नहीं कर सकते. चाहे कोई भी हो कांग्रेस का मेंबर, सबने इसका विरोध किया था. लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड. तो काफ़ी सारी मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज हुए और काफ़ी ज़्यादा मास प्रोटेस्ट का मतलब होता है लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया, लोग सड़कों पे आ गए कि भाई हम लोग तो ये सब नहीं होने देंगे. स्ट्रगल अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद द इकोस एल्सवेयर टू. तो स्वदेशी मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1905 का जो मूवमेंट था उसको हम लोग स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं. स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि भाई हमारे देश की जो जनता है, तो जो स्वदेशी मूवमेंट था ना इसमें लोगों से आह्वान किया गया कि अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें और ब्रिटेन से या विदेश से जो चीज़ें आ रही हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए. तो जो स्ट्रगल था स्वदेशी मूवमेंट का वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मतलब फैल गया था और आंध्र प्रदेश और बाकी सारे एरियाज़ में भी इसकी इकोस थी, मतलब गूंज तो बाकी एरियाज़ में भी थी. और इस समय के ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसमें एक स्लोगन बन गया था, वंदे मातरम. तो वंदे मातरम के नारे लगा के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे. ये जो यहाँ पे पिक्चर है ये है बाल गंगाधर तिलक की, और इनका एक न्यूज़पेपर ये चलाते थे, केसरी और मराठा. तो केसरी जो था इनका न्यूज़पेपर वो मराठी लैंग्वेज में ये लिखा करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये काफ़ी कुछ बोला करते थे इसमें. तो बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर था केसरी और इसकी लैंग्वेज थी मराठी लैंग्वेज में, केसरी न्यूज़पेपर में ये लिखा करते थे. तो ये देखिए डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट के. स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन. तो जो स्वदेशी मूवमेंट था ये अंग्रेज़ी सरकार के रूल के खिलाफ था, वहाँ से जो सामान आ रहा था उसके खिलाफ था, और एजुकेशन जो होनी चाहिए वो हमारे देश की होनी चाहिए, इसमें ये सारी की सारी बातों पे एम्फेसाइज किया गया था. इंडियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो. फाइट फॉर स्वदेश, द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स. तो देखिए जो बॉयकॉट है ना, बॉयकॉट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, आपने एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो होता है बॉयकॉट. तो जो बॉयकॉट है ना ये सबसे पहले हम लोगों के देश में 1905 में ही मास मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे देखा गया था कि कपड़े जलाए जा रहे हैं या फिर कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनका जो विदेश से आए हैं या फिर विदेशी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा था. इससे क्या हुआ, सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल. तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वायलेंस यानी कि दंगों का या फिर अंग्रेज़ों को मार करके ही हम इस देश से निकाल सकते हैं. तो ये उन लोगों का था जो रेडिकल्स थे कि भाई अभी मारो काटो और उनको बाहर निकालो. ओपनिंग डेकेड्स जो थी 20th सेंचुरी की, यानी कि 20th सेंचुरी की जो शुरुआती साल थे ना वो मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल, और भी चीज़ें हो रही थी. अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में. कहाँ पर? ढाका में. ढाका है बंगाल में. अब ठीक है, लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो लीग ने कहा, अब बाकी सब तो कह रहे थे कि भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बट जो ये मुस्लिम लीग बनी थी ना इन्होंने हमेशा से बंटवारे का क्या किया था, सपोर्ट ही किया था. इन्होंने बंगाल का भी बंटवारा करवाया और मुस्लिम लीग ने ही देश का भी बंटवारा करवाया, है ना. तो इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909. तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब होता है, देखिए क्या है ना, ये चैप्टर जो है ना इसमें आप लोगों को टर्म्स बड़े सारे दिए हैं, मतलब उसका समझाया नहीं गया है, तो मैं इसका मतलब भी साथ साथ समझा रही हूँ ना, तो वीडियो शायद थोड़े बड़े होंगे और इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स भी बनेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पूरी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री बता दी जा रही है. तो देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है, देखिए पहले क्या है, सेपरेट का मतलब होता है अलग, इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोट देना, है ना. तो सेपरेट इलेक्टोरेट का ये मतलब था कि जो मुसलमान
चुने जाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग ही चुनेंगे, मतलब मुस्लिम जो जनता है वही सिर्फ मुसलमान लीडर्स को चुनेगी, और बाकी पूरे देश की जनता मुसलमान लीडर्स को नहीं चुनेगी, सिर्फ मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लीडर्स को चुनेंगे अपने नेता। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसमें क्या था कि अ डिमांड कंसीडर्ड, और गवर्नमेंट ने ये बात मान भी ली। अभी हमारे देश में कैसे इलेक्शन होते हैं, पूरे देश की जनता वोट करती है ना, किसी को भी चुनना है तो कोई ऐसा तो नहीं कि धर्म के हिसाब से वोटिंग हो रही है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में धर्म के हिसाब से वोटिंग होती थी। तो 1909 में गवर्नमेंट ने बात मान भी ली। कुछ सीट्स जो थी काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मैंने बताया था, वो रिजर्व कर दी गई कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट होकर के आएंगे और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही उनको वोट करेंगे। तो मतलब कन्फर्मेशन हो गई कि भाई मुसलमान तो पक्का पक्का आने ही हैं इसमें काउंसिल में। आज का पार्लियामेंट या फिर वो मान लीजिए संसद वगैरह, संसद या फिर परिषद, विधान परिषद जो स्टेट्स में होती है, इस तरह से। This tempted politicians to gather a following by distributing favors to their own religious groups। अब देखिए, अब उनको अलग से सीट मिल गई, अब वो लोग क्या करने लगे, और ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें फ्यूल करने लगे, मतलब लोगों के मन में डालने लगे कि भाई हम लोग तो बाकी धर्म से अलग हैं, हमें अलग रह के चलना चाहिए। क्योंकि अगर लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, दोनों धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम और बाकी सारे लोग, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो रहते नहीं। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स अंग्रेज़ों ने दे दिए कि भाई सिर्फ मुसलमान ही इन सीट्स पर चुन करके आएंगे, तो जो मुस्लिम लीडर्स थे ना, उन्होंने और ज़्यादा बंटवारे की और ज़्यादा भेदभाव की नीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। कांग्रेस का भी बंटवारा हो गया 1907 में। मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज़ ऑफ बॉयकॉट। देखिए, जो बॉयकॉट है कि भाई आप इन सब चीज़ों का बहिष्कार करो, इन सब चीज़ों को यूज़ मत करो, ये किसने कहा था? एक्सट्रीमिस्ट ने कहा था, लाल बाल पाल ने। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? जो कहते थे कि भाई फटाफट हटाओ इनको यहाँ से, अंग्रेज़ों को। मॉडरेट्स कहते थे कि भाई इतना ज़्यादा बिल्कुल एक्सट्रीम में मत चले जाओ और थोड़ा आराम आराम से काम करो। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे नहीं भाई, आराम आराम से तो कुछ होता ही नहीं है। अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और सूरत में कांग्रेस का बंटवारा हो गया, जिसको हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं 1907 का। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स आफ्टर द स्प्लिट मतलब वो कहते थे कि बॉयकॉट में फोर्स होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, ये सब नहीं चलेगा। अब कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई, और जो मॉडरेट्स थे विद तिलक द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो तिलक जो थे वो तो भाई एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। तो जो कांग्रेस थी ना, जब स्प्लिट हुई तो उसमें ज़्यादातर लोग कौन रह गए? मॉडरेट्स रह गए। मॉडरेट्स मतलब जो आराम आराम से काम करो, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थोड़ा बाहर निकल गए कांग्रेस से, जिसमें तिलक भी थे। टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। फिर उसके बाद भाई अलग अलग होकर चली नहीं बात, तो 1915 में ये दोनों ग्रुप जो हैं वो साथ में जुड़ करके आ गए। नेक्स्ट ईयर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी एक हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन किया एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो 1915 में जो है कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फिर से जुड़ गए, और फिर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी थोड़ा साथ में आई और काम साथ करने की कोशिश करी। अब द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, मास नेशनलिज्म, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उभर के आई थी, उसके बारे में। तो 1919 के बाद स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। तो इससे पहले तो ठीक है, थोड़े थोड़े लोग अवेयर हो रहे थे, बट धीरे धीरे करके पूरी देश की जनता में ये फीलिंग आने लगी थी कि भाई अंग्रेज़ों को तो देश में नहीं होना चाहिए। तो लोग काफ़ी ज़्यादा विद्रोह इनके खिलाफ करने लगे थे। तो पीजेंट्स यानी कि जो किसान हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, ट्राइबल, स्टूडेंट, वुमेन, सबके सब जो हैं फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, इन सब के सब साथ में आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। बिजनेस ग्रुप्स ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया 1920s के टाइम पे। बट ऐसा क्यों था? सब लोग क्यों अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से लेकर के 1918 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ना देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा क्योंकि खर्चा हुआ था किस पे? डिफेंस पे, यानी कि आर्म्स पर और मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। इससे क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। अब लोगों की इनकम और बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उन पे असर पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर आप टैक्सेस बढ़ाओगे तो असर तो पड़ेगा ही। अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा था, वॉर के लिए सप्लाईज बढ़ी थी, लोगों को ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि आप आर्मी ज्वाइन करो, तो चीज़ों के दाम भी बढ़ गए थे और कॉमन लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। महंगाई होगी तो कॉमन लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या हुआ था? बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फेबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। ऐसा देखिए, अब बिजनेस ग्रुप्स को थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जो थे, जो ब्रिटेन की कंपनियां थी ना, वो तो सारी की सारी वॉर का सामान बनाने में लग गई थी। तो काफ़ी सारा सामान जो पहले ब्रिटेन से इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब वो कम हो गया था ना, तो इंडिया के जो बिजनेस थे वो फल फूल गए थे, तो उनके पास थोड़ा पैसा आ गया था। वॉर ने क्रिएट कर दी थी डिमांड इंडस्ट्रियल गुड्स की, जो कि
जैसे कि जूट के बैग या कपड़े, है ना, और जो रेलवे के इक्विपमेंट्स हैं। इससे क्या हुआ था, इंपोर्ट्स जो है वो बाहर से सामान आना कम हो गया था, क्योंकि बाहर के देश यानी कि ब्रिटेन जैसे देश तो लड़ाई में लगे हुए थे, तो इंडिया में ही सामान अब बनने लगा था। तो इससे थोड़ा सा इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है एक्सपैंड हुई थी वॉर के टाइम पे। देखिए क्या हुआ था ना, ज़्यादातर लोगों को तो नुकसान हो रहा था, बट कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में, अब उनको काम ज़्यादा मिलने लगा था वॉर की वजह से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियाँ पहले चल रही थी ना, कपड़ा बनाने की, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें बनाने की, वो सारे के सारे लोग वॉर में चले गए थे लड़ने के लिए। तो इसलिए इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा फ़ायदा हो गया था। इंडियन बिजनेस जो है अब उन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर ब्रिटेन से सामान ना आए तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए जब वॉर ख़त्म हुई, ब्रिटेन से फिर से सामान आने को होने लगा, तो इंडियन बिजनेसमैन ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, हमने तो बहुत प्रॉफिट कमाया है पहले, क्योंकि हमारा सामान बिक रहा था, ब्रिटेन से सामान आएगा हमारा सामान कम बिकेगा। तो उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई इतना सामान अंग्रेज़ ब्रिटेन से इंडिया में ना भेजें। तो वॉर लेट द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। अब आर्मी बढ़ाई तो विलेजर्स को ना ज़बरदस्ती, जो सोल्जर्स थे ना वो ज़बरदस्ती मतलब भरा गया था, भर्ती किया गया था। काफ़ी सारे सोल्जर्स को अब्रॉड भी भेजा गया। काफ़ी सारे वॉर के बाद जब वापस आए तो काफ़ी सारे लोग तो मर गए, बट कुछ लोग वापस भी आए। तब उन्हें समझ आया कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है, ये अंग्रेज़ जो है किसी के सगे नहीं है, ये हमारे देश पर राज कर रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से हो रहा है फ़ायदा। उन्होंने देखा जाकर कि एशिया के, अफ्रीका के लोगों को किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल है, ये जो उपनिवेशवाद है, जैसे कॉलोनियल पावर है ब्रिटेन जैसी और बहुत जर्मनी टाइप की, ये जो सारी की सारी कंट्रीज़ है ना, ये अफ्रीका पर और एशिया के देशों पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार कर रही हैं, और ये सब चीज़ें गलत है। ये कब लोगों को समझ आया? जो लोग जंग में लड़ने गए और वापस आए, उन्होंने ये पूरी दुनिया देख के आए वो लोग। फर्दरमोर 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। क्या हुआ था? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इस तरीके के आइडियाज़ रशिया से भी डेवलप होकर के आने लगे थे। वहाँ पे पीजेंट्स और वर्कर्स के स्ट्रगल हो रहे थे। वहाँ पे जो किसान हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो अपने राइट्स के खिलाफ लड़ने लगे थे। तो ये सारी की सारी अवेयरनेस पूरी दुनिया में भी फैलने लगी थी। इससे भी इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हमें कुछ सही करना है तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, जैसे कि रशिया ने लड़ाई करी है अपने अधिकारों के लिए। अब एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, अब ये सब चल रहा था, तो इस सब में तो इससे पहले महात्मा गांधी नहीं थे। अब महात्मा गांधी जी आ गए तो हमारे देश की पॉलिटिक्स कुछ अलग ही हो गई थी। इन सारी सर्कमस्टांसेस में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये सब हो रहा था, एट द एज ऑफ 46 जब गांधी जी इंडिया वापस आए थे, वो काफ़ी सारे लगभग 20 सालों के लिए अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले गए थे, फिर 46 की एज में वापस आए इंडिया में 1915 में। और उन्होंने देखा, हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो भाई वो अपना ना एक होमवर्क टाइप का करके आ गए थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी इसी तरीके, साउथ अफ्रीका में भी ना अंग्रेज़ों का रूल था, और वो वहाँ के लोगों पर भी इसी तरीके के अत्याचार कर रहे थे जैसे इंडिया में थे, बट वहाँ पे तो और भी ज़्यादा थे। मतलब इंडिया में तो फिर भी इतना नहीं कर रहे थे। रेसिज्म रंग भेद की नीति, कि भाई आप, हम गोरे हैं तुम काले हो तो हम तुम्हारे साथ अत्याचार करेंगे, इस तरीके की नीति थी अंग्रेज़ों की। तो इंडिया में तो फिर भी कम थी, मतलब साउथ अफ्रीका में तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसके खिलाफ गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल करके आए थे, मतलब अहिंसा, बिना हथियार उठाए नॉन वायलेंट रूप में उन्होंने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल किया था, तो उसमें इन्हें सक्सेस भी मिली थी। और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड लीडर ये बन चुके थे इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी लोग गांधी जी को जानने लगे थे। तो साउथ अफ्रीका का कैंपेन जो है वो काफ़ी सारे इंडियंस के कॉन्टैक्ट में लेकर के आया, हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियन, अपर क्लास, मर्चेंट, लॉयर, वर्कर्स। तो जितने भी लोग साउथ अफ्रीका में इंडियंस थे उनके कॉन्टैक्ट में गांधी जी आए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। महात्मा गांधी जो अपने स्टार्टिंग के कुछ ईयर थे वो उसमें पूरा देश घूमे, क्योंकि 20 सालों से लगभग ये देश के बाहर रहे थे, तो देश तो बदल जाता है 20 सालों में, कोई भी जगह बदल जाती है। तो पहले ये पूरा देश घूमे, इन्होंने देखा कि यहाँ के देश के लोग कैसे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो किस सिचुएशन में देश में रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फाउंडर्स ऑफ नताल कांग्रेस डरबन में किसने इस्टेब्लिश करी थी? गांधी जी ने, है ना। 1895 में अलॉन्ग विद अदर इंडियंस महात्मा गांधी एस्टैब्लिश नटाल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, रेशियल का मतलब होता है रंग भेद की नीति आप कह सकते हैं, या फिर एक नस्ल भेद की नीति होती है कि आप इस रेस के हैं, हम इस रेस के हैं, तो भेदभाव टाइप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सब कि 1895 में गांधी जी ने एस्टैब्लिश करी थी नताल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशंस इन्होंने नहीं करी थी, पहले 1 साल तक इंडिया में घूमते रहे। फिर शुरुआत में इन्होंने कहाँ पे किया था काम? चंपारण में, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। और
तीनों के तीनों मूवमेंट्स में सक्सेसफुल हुए थे। और जब चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन अलग अलग जगह ये लोग काम कर रहे थे, तब ये राजेंद्र प्रसाद के कॉन्टैक्ट में आए, वल्लभ भाई पटेल के कॉन्टैक्ट में आए, है ना। और अहमदाबाद में इन्होंने मिल वर्कर्स की काफ़ी मदद की थी, और कब 1918 में, ठीक है। अब आगे का जो टाइम है 1919 और 1922, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह में क्या था, है ना, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।